हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बी एस ओ सी 132 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपकी बुक का नाम आपने देख ही लिया होगा, बाकी सब कुछ ठीक है। और ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जो कि एग्जाम से कुछ दिन पहले देखते हैं ना, उन लोगों के लिए तो है ही, साथ साथ में जो रिवीजन करते हैं बच्चे, जिन्होंने पहले पढ़ रखा होता है। तो ये जो क्लास हो जाएगी, रिवीजन वाली भी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि पीवाईक्यू कम रिवीजन दोनों आपका इसमें हो जाएगा। यानी कि मेरा पूरा बुक का जो आपका निचोड़ है, जो सवाल बनते हैं जहाँ से, वो क्वेश्चन भी आप कर लोगे और रिवीजन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में क्या परिवर्तन आए हैं। देखो, ये बहुत ही इजी सी सवाल है, लेकिन जब हम करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें पॉइंट्स नहीं मिल पाते इन क्वेश्चंस के, कि भाई हम क्या क्या लिखे इसके अंदर। लिख तो हम देते हैं कैसे भी करके, लेकिन हम सोच नहीं पाते बहुत ज्यादा, ठीक है। ताकि हम 4 से 5 पेज भर दें, बहुत मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन के लिए। तो इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो क्या आता है परिवर्तन, कि भाई सामाजिक परिवर्तन होता है पहला, जिसमें कि आप देखते हो कि संयुक्त से एक एकल परिवार में हम कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले जो हमारा समाज था इंडिया, वहाँ पे आप देखते थे संयुक्त परिवार साथ में रहा करते थे, ठीक है। यानी कि जॉइंट फैमिली थी, सब रहते थे, दादा भी, चाचा चाची, ठीक है। और आज सिंगल हो गए, एक पेरेंट्स मदर होते हैं और आपके मतलब माता पिता होते हैं और आप होते हो सिंगल। बहुत ही कम जगह पे होता है जो कि पूरी फैमिली साथ रहती हो। लगभग ऐसे रहता है कि सिंगल फैमिली रहती है, ठीक है। और आज आप देखते हो आधुनिकीकरण की वजह से लिंग आरक्षण आपको देखने को मिलता है, शहरीकरण देखने को मिलता है, सामाजिक वर्गीकरण हो गया है ना। यानी कि वर्ग के आधार पे जो, जैसे कि गरीब और अमीर जो है, वो आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है, इस आधुनिक युग में। और पश्चिमी संस्कृति का अभाव होता है, सॉरी, प्रभाव जो है, यानी कि वेस्टर्न जो कल्चर है, यानी कि जींस पहनना, और जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, कोट डालना, टाई लगाना, ये सब वेस्टर्न कल्चर है। तो वो सब हमारे को जो है फॉलो हम करते हैं, ये प्रभाव पड़ता है हम पे, पहली चीज। और दूसरा जो है वो राजनीतिक प्रभाव होता है, पॉलिटिकल। क्योंकि देखो, इंटरनेशनली अगर आप देखते हो तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो आज डिपेंड करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर कैसा है, ठीक है, लोग क्या बात कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। अब देखो, डॉलर जो है, ठीक है, और इंडियन रुपीज है, कितना ज्यादा फर्क है हम दोनों में, है ना। हमारा मतलब, हमारा एक तरीके से 85 रुपये उनका $1 है ना, अमेरिका का। तो कितना ज्यादा फर्क होता है, और ये हमेशा सेम नहीं रहता, थोड़ा बहुत कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, तो ये चलता रहता है। ये क्या है, ये इंटरनेशनली हमारा जो एक तरीके से मुद्रा का जो एक वैल्यू है, वो बदलता रहता है। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हमारी पॉलिटिक्स पे पड़ता है इसका, कि भाई क्या डिसीजन लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद आर्थिक प्रभाव, इसमें क्या है, औद्योगिकरण, सर्विस सेक्टर की जो संख्या है वो बढ़ गई है। और वैश्वीकरण जो है आपको देखने को मिलता है, उपभोक्तावाद संस्कृति, यानी कि कुछ भी जो भी आप बनाते हो तो उसको आप सेल करते हो। डेफिनेटली, जैसे कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आप लोगों के लिए है, ना कि मेरे लिए, ठीक है। ताकि आप कुछ सीख लो और आपके एग्जाम में आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये उपभोक्तावाद संस्कृति है, मुझे कुछ ना कुछ लाभ होगा उस चीज से, तो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ये उपभोक्तावादी है, यानी कि आप कुछ भी खरीदते हो तो बिना पैसों के तो खरीद नहीं पाओगे ना, तो वो, उसको हम बोलते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति, ठीक है, कस्टमर वाली। और उसके बाद सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलता है आपको। पहले आप हमारा जो समाज था भारत में, इंडिया में, लोग जो है धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे, आज कोट वगैरह पहनते हैं, ठीक है, कोट लगा पहनते हैं, टाई शर्ट जीन्स। और पहले हम जमीन पे, फर्श पे सोया करते थे, लेकिन आज हम जो है अर्श पे सोते हैं, यानी कि बेड वगैरह पे देखते हो आप, ठीक है। और टेबल चेयर पे बैठ के खाना खाना बहुत सारे घरों में होता है, कुछ घरों में नहीं होता है अभी भी। और शिक्षा जो है हमारी बदल गई है, पहले धार्मिक शिक्षा हुआ करती थी, लेकिन आज हम मॉडर्न एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो बदलाव है, इसी को हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछता है सवाल तो आपको ये इजीली आप याद रहेंगे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। अब देखो, सारे फिर भी याद नहीं रहते हैं हमको, हम कुछ कुछ भूल जाते हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीजों को याद भी रख लेते हैं ना। कुछ ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं कि भाई क्या क्या बदलाव हुआ है, कि भाई महिलाओं को आरक्षण मिलता है, आज पहले नहीं था, ठीक है। ये डिफरेंस आया है ना, हमारा मॉडर्न एजुकेशन जब हमने शुरू किया, जो हमारा पश्चिमीकरण हुआ, जो हमारा आधुनिकीकरण हुआ, जब मॉडर्न हुए हम, तो हमने क्या क्या बदलाव देखे अपने समाज में, तो हम प्रत्यक्ष देख सकते हो चीजों को, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो घुरिये है, घुरिये की जाति व्यवस्था के लक्षण का मतलब क्या है।
जाति व्यवस्था के लक्षण क्या है ये पूछ रहे हैं। घुरिया कौन है? ये समाजशास्त्री है भारत के, ठीक है? ये आपको इतना याद रखना है कि भारत के समाजशास्त्री है। इनके क्या प्रभाव है, मतलब क्या बताया जाति व्यवस्था के ऊपर, तो उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि जन्म के आधार पे निवास होता है आपका। बेसिकली आपकी जाति जो है वो जन्म पे आधारित होती है। जैसा जिस जाति में आपका जन्म हो जाएगा वो आपकी जाति बन जाएगी, ठीक है? आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते अपनी जाति को, ठीक है? उसके बाद व्यावसायिक आधार होता है, यानी कि जिस जाति में पैदा हुए हो उसी जाति को जो काम मिला हुआ है वो आपको करना पड़ेगा। अब देखो, आज तो ये नहीं है, मुझे पता है। ये जो घूरिया है ये बहुत पहले पुराने समाजशास्त्री है, ठीक है? आज नहीं है ये लोग, आज नहीं रहे। जितने भी आप पढ़ते हो अभी समाजशास्त्र हो गए उनमें से मोस्टली जो है सभी जा चुके हैं। ये आजादी से पहले वाले समाजशास्त्री है बेसिकली, ठीक है? तो इनको हम पढ़ते हैं, तो उस समय जो व्यवस्था थी उन्हीं के बारे में एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो आपको लगता होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे, ये उस समय का जो समाज था हमारा भारत का वो ऐसा ही था, ठीक है? उसके बाद जाति अभी नहीं जाति, बेसिकली ये जो क्या कह सकते हो आप, एक लाइन है कि भाई जाति है कभी जाति नहीं है, यानी कि आपकी जो जाति होगी वो हमेशा आपसे पूछी जाएगी। आज भी लोग पूछते हैं यार विवाह करने के बारे में आपसे। कभी भी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो दोस्ती करने के चक्कर में भी आपसे पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, ठीक है? तभी मैं आपसे दोस्ती करूंगा या करूंगी। तो जाति के आधार पे हम जो है दोस्ती भी करते हैं, अपने संबंध बांधने की बात करते हैं। संबंध मतलब यानी कि शादी ब्याह जब करते हैं तो जाति पूछ के करते हैं। और विवाह संबंध आपको बता दिया, विवाह संबंध बिना सेम जाति के नहीं होता है, सेम जाति। और ये सब आपको देखते हो वहाँ पे। सामाजिक स्तरीकरण आपको देखने को मिलता है, समाज में जो स्तर है, ठीक है, लेवल जो है उसको यहाँ पे बताया गया है। सामाजिक स्तरीकरण का सीधा सीधा मतलब होता है जो जैसे कि एक अमीर है, एक मिडिल क्लास है, एक गरीब है, इसको हम कहते हैं स्तर, ठीक है? कौन किसके कितने स्तर पे है, इसको हम क्लास एक तरीके से आप बोल सकते हो, क्लास। और धार्मिक आधार, यानी कि धार्मिक ग्रंथों में जो बेसिकली जो धर्म है उसको अच्छा बताते हैं कि भाई धर्म बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत अच्छा होता है। धर्म अच्छा होता है कहीं कहीं पे, लेकिन कुछ जगह पे वो धर्म का नेगेटिव जो पक्ष है वो ज्यादा हावी रहता है, ठीक है? कट्टरपंथी संघर्ष को बढ़ा देता है धर्म, ठीक है? मार काट बचाना, वो धर्म जो है ना, उस धर्म का मतलब लोगों ने बदल दिया है। जो धर्म होना चाहिए एक्चुअली में उसको हमने बदल के कुछ और ही कर दिया। धर्म धर्म बचा ही नहीं, वो अब इस तरीके से दिखावा हो गया है, ठीक है? और जाति जो है वो एक बंधन प्रणाली के रूप में आप देखते हो कि जो आप एक बार किसी जाति में पैदा हो गए, लेकिन उसके बाद आप उस जाति से निकल नहीं पाओगे। बेशक आप कितने भी रईस आदमी हो जाओ, कितने भी बड़े मतलब राजनीतिज्ञ हो जाओ, या कितने भी बड़े समाजशास्त्री हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, कोई भी आप जॉब कर लो, कोई प्रोफेशनल आप चूज कर लो, आपकी जाति हमें हमेशा आपके साथ में रहेगी, ठीक है? आप कभी भी उसको मिटा नहीं सकते, राइट? सामाजिक भय जो है आपको रहता है। आप देखते हो अगर आप बड़ी कास्ट के हो तो आप छोटी कास्ट के व्यक्ति से पहली बात तो दोस्ती करोगे ही नहीं। अगर करोगे तो बाद में अगर आपको पता चल गया तो आप उससे दूर भागोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि छोटी कास्ट है, मैं तो बड़ा समाज का व्यक्ति हूँ, और अगर किसी ने मुझे उसके साथ देख लिया, उसको पता चल गया कि भाई ये दलित है, शूद्र है, तो मेरी समाज में जो है बुराई की जाएगी। तो ये जो है सामाजिक भय जो है हमारे अंदर, ये धर्म का एक तरीके से नकारात्मक रूप आप हमें देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है निर्जातीय आंदोलन। देखो ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आपको, इनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? आंसर्स के साथ जब लिखते हो आप, तो आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पैराग्राफ जो चार्ट मैंने बनाया है, ये माइंड मैप बोलते हैं इसको, आप इसको बना सकते हो, एग्जाम में अच्छा लगेगा। आपका एक पेज भर जाएगा इजीली, ठीक है, बिना कुछ करे। लेकिन आपको इनको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 4 से 5 पेज भरना है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, ठीक है? एक क्वेश्चन के लिए 4 से 5 पेज भरोगे तो ये आपका आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है? इवन आपका कुछ बच ही जाएगा। संघर्ष, देखो यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है। संघर्ष, सॉरी संघर्ष कह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन जरूर जरूर लिखता है आपको, ठीक है? मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लिखता है। ये देखो, ये इंट्रोडक्शन आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है? ये कुछ लाइंस होती है, 4 से 5 लाइन आप लिख देना अपने इंट्रोडक्शन में कि क्या बताने वाले हो आप, ठीक है? और फिर आपको फिर एक लास्ट में, ये जो मतलब बॉडी लिखी है, एक लास्ट में आपको एक निष्कर्ष भी लिखना होता है, ठीक है? 4 से 5 लाइन का निष्कर्ष लिख के आपको वो क्लोज करना है अपने आंसर को, ठीक है? समझ गए? और तीसरा क्वेश्चन जो मेरे को बता रहा था कि निर्जातीय आंदोलन की प्रकृति और कारणों का वर्णन कीजिए। निर्जातीय आंदोलन, बेसिकली निर्जातीय का मतलब होता है जाति, ठीक है, कास्ट। तो एक ये जो आंदोलन होते हैं ये क्या होते हैं? सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन होते हैं जो किसी जाति की
जाति के अधिकार और हितों का बेसिकली एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो, देखो कोई भी आंदोलन जब करता है व्यक्ति, या कोई भी समाज आंदोलन करता है, वो क्यों करता है? अब वो प्रताड़ित है, वो संघर्ष कर रहा है किसी चीज के लिए, इसीलिए वो आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो यही होता है आंदोलन का मतलब, सब जगह एक ही होता है। और हम समझेंगे यहाँ पे कि जो जाति होती है, बेसिकली किसी भी जाति में जो आंदोलन होते हैं वो क्यों होते हैं, किस कारणों से होते हैं। पहले इसकी प्रकृति समझ लेते हैं कि नेचर कैसा होता है आंदोलन का। तो पहचान आधारित होता है ये, यानी कि किसी भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास या वंश, इनके आधार पे आपको आंदोलन देखने को मिलेगा कि भाई किसी की भाषा खतरे में है तो वो आंदोलन करेगा, ठीक है। ये इस तरीके की इसकी नेचर होती है, ठीक है, इन आंदोलनों की। दूसरी चीज, विविध लक्षण होते हैं इसके। लक्ष्य बेसिकली जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी का लक्ष्य होता है सामाजिक, किसी का होता है सांस्कृतिक, किसी का होता है राजनीतिक, ठीक है। और बहुत सारे इसके अलावा भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज रहती है। तो आपको लिख देते हैं अगर आपको याद आता है। कम लगता है कि मेरा कम लिखा है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हो, पॉइंट्स को भी, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कोई भी आपका मुद्दा जो भी हो सकता है, टॉपिक को लेके कि कोई भी आपके गोल्स हो सकते हैं कि भाई आपका समाज आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए आपने आंदोलन किया है ताकि उनको रिजर्वेशन मिले और आगे आने का मौका मिले, ठीक है। तो इसलिए आप आंदोलन कर रहे हो। तो ये भी एक आंदोलन करने का आपकी प्रकृति हो सकती है। और विविध नीतियां, रणनीतियां बेसिकली, जैसे कि शांतिपूर्ण बैठ के आंदोलन हो सकता है, आप लड़ाई करके कर सकते हो, आप आतंकवाद फैला के कर सकते हो, ये बात मनवाने का तरीका होता है। लेकिन ये जो दो तरीके हैं ना, ये जो है ये तो बेकार है। शांतिपूर्ण बैठ के करोगे तो आपका अच्छा लगेगा, ठीक है। ये बिल्कुल ही सशस्त्र जो होता है, यानी कि हम हथियारों का प्रयोग करते हैं, वो गलत है। और ना ही आतंकवाद में फैलाना चाहिए, वो भी गलत है, ठीक है। वो एक तरीके से हम अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे वहां पे, फिर वो हक मांगना नहीं हो जाएगा, वो कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। और जटिल गतिशीलता, यानी कि ये आंदोलन बाहरी दबाव या राजनीतिक कारणों से भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। बाहर के लोगों से भी कुछ कुछ आंदोलन तो मतलब बनाए हुए होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो करवाते हैं जानबूझ के। उसके बाद कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ये आंदोलन किए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सामाजिक और आर्थिक असमानता हो गई है इसलिए करा रहे हैं। और राजनीतिक हाशिए पर जो लोग हैं, उनकी मांग उठ रही है कि भाई मुझे रिजर्वेशन दो, तो आंदोलन होते हैं, ठीक है। और सांस्कृतिक खतरे जो है इसके लिए होते हैं, उनको लगता है कि हमारी जो संस्कृति है वो खतरे में है, तो आंदोलन कर दो ताकि बच जाए, ठीक है। ऐतिहासिक जो शिकायतें हो सकती हैं, कुछ पुरानी जो गलतियां की हो किसी ने, सरकार ने, तो उसको दोहराने के लिए, उसको बताने के लिए कि तूने गलती की थी, माफी मांगो, उसके लिए भी आंदोलन हो सकते हैं। और राजनीतिक अवसर ना मिलना लोगों को, जो निचले समुदाय है, जो भी आंदोलन करते हैं, उनको लगता होगा कि हमें पॉलिटिक्स में जो भागीदारी है वो नहीं मिल रही है ना, हमारी कोई भी एमपी एमएलए नहीं बनाए गए हैं, तो उसके लिए पता चल रहा है प्रोटेस्ट कर दिया, राइट। तो ये रीजंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योतिबा फूले के बारे में। और ज्योतिबा फूले के बारे में आपको पता ही है, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कह रहे हैं कि दलित सुधार आंदोलन के संबंध में ज्योतिबा फूले के योगदान का वर्णन करें या विश्लेषण करें, जो भी है। तो आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। ज्योतिबा फूले के बारे में आए तो आपको ये लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है। जैसे कि योगदान क्या है पहला, कि भाई सत्य शोधन समाज की स्थापना करना, ठीक है। इसकी समाज की स्थापना हुई थी 1873 में, और जो उद्देश्य था वो था शूद्रों को, बड़े जो कास्ट के लोग हैं उनके शोषण से बचाना, ठीक है। तो ये सत्य शोधन समाज की स्थापना की ज्योतिबा फूले ने। शिक्षा पर जोर दिया इन्होंने, ठीक है। अब वो शिक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं थी, वो महिलाओं के लिए भी थी, ठीक है। क्योंकि जो जिस तरीके से उस समय के जो समाज था, हमारा जो पारंपरिक समाज था, वहां पे जो शूद्रों की जो हालत थी, ठीक है, दलित जो शूद्र थे, उनकी जो स्थिति थी, वैसी ही स्थिति लगभग महिलाओं की भी थी। तो दोनों के लिए एजुकेशन के लिए लड़ाई की इन्होंने, ठीक है। और जाति व्यवस्था का विरोध किया, और सामाजिक लेख लिखे, लोगों को जागरूक करने के लिए, महिला के अधिकारों के लिए इन्होंने जो है आवाज उठाई। तो ये काफी सारे काम जो है, जो हमारे ज्योतिबा फूले थे इन्होंने की। इनकी पत्नी का नाम आपको बताना है कमेंट करके, क्या था। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि है समाज में धर्म की भूमिका, ठीक है। ये सवाल बहुत ही
आसान सा है, लेकिन हम जवाब नहीं दे पाते कि क्या है, भूमिका क्या होती है। 2 प्रकार की भूमिका होती है धर्म की हमारी सोसाइटी के अंदर, एक तो होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। ये जो मैंने आंसर आपको लिखवाए हैं ना, इन आंसर के आधार पे आप किसी और क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो, ठीक है? ये ऐसे आंसर्स लिखवाए हैं मैंने, कीवर्ड्स मान लो इनको आप, इनका यूज़ आप किसी और आंसर राइटिंग में भी कर सकते हो। अगर सवाल इनमें से नहीं आता है बाई चांस, तो आप किसी और भी क्वेश्चन के आंसर इसके अंदर ये लिख सकते हो, क्योंकि आपकी बुक तो सेम ही है, सब कुछ वहीं से आता है, तो ये वहीं से ही है, ठीक है? सबसे पहला क्या है, पॉजिटिव में बताती हूँ मैं पहले आपको। इसमें होता है नैतिकता का प्रचार, यानी कि जो धर्म होता है वो एथिक्स को स्प्रेड करता है। एथिक्स मतलब नमस्ते करना, लोगों को हेल्प करना, ठीक है? ईमानदारी से काम करना, करुणा, हिंसा, हिंसा नहीं अहिंसा, ठीक है? हिंसा मतलब होता है लड़ाई, मार-काट करना। अहिंसा का मतलब होता है अहिंसा परमो धर्म, जो गांधी जी ने बोला। तो वो अहिंसा मतलब प्यार से बात करना। तो उस तरीके की जो है चीज़ों को स्प्रेड करता है धर्म। समाज में सेवा का भाव पैदा करता है, सामाजिक एकता पैदा करता है, सांस्कृतिक विरासत जो है हमारी, हमें उसके प्रति रूबरू कराता है। हमारे जो संगीत है, हमारा जो कला है, हमारा जो रीति-रिवाज है, ठीक है? हमारी जो भाषा है, उसके प्रति हमें जागरूक करता है हमारा धर्म, ठीक है? अगर धर्म नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें हम नहीं फ़ॉलो कर पाएँगे, ठीक है? इन चीज़ों को हम भूल जाएँगे। और आध्यात्मिक विकास, यानी कि आपको स्पिरिचुअल बनाता है। स्पिरिचुअल यानी कि भगवान के प्रति आदर सम्मान जो भी आपको मिला है, उसका आप जो है शुक्रिया करते हो कि थैंक यू फॉर दिस, है ना? तो वो है। और इसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है, जैसे कि कट्टरता फैलाता है, संघर्ष को बढ़ा देता है, ठीक है? अंधभक्त जो है आपको वो देखने को मिल जाते हैं धर्म के। उसके अलावा जाति के आधार पे समाज को बाँटता है, जैसे कि वर्ण व्यवस्था। ये धर्म का जो है नेगेटिव पॉइंट है। ये नेगेटिव पॉइंट वैसे था नहीं कभी, लेकिन जो लोग हैं ना, जो मनुष्य हैं, इन लोगों ने धर्म को एक नेगेटिव चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। धर्म का जो उद्देश्य था, जो रियल मतलब था, जो महावीर जैन ने बताया, जो गौतम बुद्ध ने बताया, ठीक है? और जो बड़ी-बड़ी जो अच्छी किताबें हैं धर्म की, उन्होंने बताया, उन चीज़ों को जो बाद में जो लोग आए, उन्होंने बदल दिया, ठीक है? अब जो भी लोग थे वो, आप जिस भी नाम से उनको पहचानते हो, उन लोगों ने जो धर्म का मतलब था उसको बदल दिया, क्योंकि उस जो पहला जो मतलब था धर्म का, वो था लोगों की मदद करना। आप जो काम कर रहे हो, उस काम को आप बड़ी तसल्ली से बैठ के काम किया क करना है, ठीक है? शांति से आप काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, इसको धर्म कहा गया था, है ना? कहते हैं ना, लोग धर्म का काम कर रहा है, यानी कि लोगों की मदद करना, लोगों को खाना खिलाना, लोगों को पानी देना, धर्म का काम है। बड़ों की सेवा करना धर्म का काम है। लेकिन उस धर्म के काम से जो लोग थे, ठीक है? धर्म के जो पुजारी अब तक को कहते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं था। तो इन्होंने जो है धर्म का मतलब ही बदल दिया बाद में जाके, ठीक है? तो ये रही आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। जो भी लगी है, नहीं लगी है, आप मुझे कमेंट करके बता देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो जो भी आपकी रिक्वेस्ट है अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।